वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपने पढ़ाई ईमानदारी से स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो भूकाल श्रृंखला का अगला पार्ट नंबर 4 कवर अप करने का है। इससे पहले हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत इस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के 3 पार्ट कवर अप कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको भूकाल श्रृंखला की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप पार्ट नंबर 1, 2, 3 देख सकते हैं। इस पार्ट का मुख्य उद्देश्य भी इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो 2 श्रृंखला हमने पढ़ी हैं उन्हीं के जैसा है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठें उससे पहले आपको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी तरीके के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 8 से 9 क्वेश्चंस पेपर मैंने लिए हैं, वहाँ से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये आपकी सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो हर एक यूनिट से आपको देखने को मिलते हैं, पार्ट वाइज। किसी भी पार्ट में आप देखें तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किसी यूनिट से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितने ज़्यादा, मतलब कितना क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। ऐसा नहीं है हम 2 मार्क्स में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके आ रहे हैं कि हमें समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन मार्क्स हमें 2 ही मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें वीडियो का और अपनी प्रिपेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकें, बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है कि स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्लूटूथ एंड द वाईफाई टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी में बेसिक डिफरेंस यहाँ पर बताना है, डिटेल में हमें नहीं बताना है। तो जनरली अगर आप देखें, दोनों चीज़ें आज के समय में आप बहुत बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं। और ब्लूटूथ जो है, जब से आपको इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिली है, 4G आया है, तब से ब्लूटूथ का यूज़ जो है वो ना के बराबर होने लगा है। तो अगर हम दोनों टेक्नोलॉजी को देखें तो एक तरीके से दोनों आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं। डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस जो है एक दूसरे में क्या है, कवरेज एरिया का डिफरेंस हो जाता है। तो आप किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे? ब्लूटूथ कनेक्ट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ब्लूटूथ में आपस में जो डिवाइसेस हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कनेक्ट रहती हैं, टिपिकली विद इन ए रूम, जनरली एक रूम के अंदर तक ही सीमित है। फॉर पर्सनल यूज आप इसका यूज करते हैं। वहीं पर वाईफाई कनेक्ट डिवाइस टू ए नेटवर्क और द इंटरनेट ओवर लॉन्ग रेंज। कंपेयर टू द ब्लूटूथ अगर हम देखें तो वाईफाई जो डिवाइस को कनेक्ट करता है वो एक ज़्यादा कवरेज एरिया या ज़्यादा रीजन आपको प्रोवाइड करा देता है, ऑफ्टन कवरिंग एंटायर बिल्डिंग और आउटडोर एरियाज। जहाँ तक अगर हम बात करें तो कवर करता है, जैसे एंटायर बिल्डिंग हो गया या फिर आउटडोर एरिया, कंपेयर टू द ब्लूटूथ ज़्यादा कवर करता है। बोथ आर द वायरलेस टेक्नोलॉजीज बट सर्व डिफरेंट पर्पसेस, लेकिन दोनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्लियर हुआ होगा और आप आराम से इस क्वेश्चन को लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ JFET, मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ट्रांस कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो जनरली अगर मैं बताऊं तो ट्रांस कंडक्टेंस JFET का क्या होता है, रेशो होता है एक, किसका? चेंज इन ड्रेन करंट कितना हो रहा है टू द चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज पर कितना ड्रेन करंट चेंज हो रहा है। दिस रेशो इज नोन एज द ट्रांस कंडक्टेंस। तो लिखेंगे आप यहाँ पर, ट्रांस कंडक्टेंस इन द JFET इज द रेशो ऑफ चेंज इन द ड्रेन करंट टू चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, while keeping the drain to source voltage constant। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप कांस्टेंट रखेंगे तो वो जो रेशो होगा दैट्स कॉल्ड द ट्रांस कंडक्टेंस।
It indicates that the JFET ability to control the current flow। और ये जो फैक्टर है ट्रांस कंडक्टेंस, ये क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है JFET की एबिलिटी कि वो कितने करंट को कंट्रोल कर पा रहा है, यानी कि करंट का जो फ्लो है उसको कितना कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मैं ट्रांस कंडक्टेंस को थ्योरी के हिसाब से लिखना चाहूँ तो ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन द ड्रेन करंट, चेंज इन द ड्रेन करंट टू चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज, चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज। जब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ JFET ट्रांस कंडक्टेंस। क्लियर? आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द CMRR, यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पर आपको ये फैक्टर कैलकुलेशन में कैलकुलेट भी करवा लेता है। ठीक है, तो जनरली क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो एक ऐसी एबिलिटी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जिसमें वो कॉमन मोड को कितना रिजेक्ट कर पाता है, या कॉमन मोड को रिजेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कहलाता है। रेशो है तो इसका मतलब दो वैल्यूज में कहीं ना कहीं रेशो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये वैसे क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा। तो हम अगर यहाँ पर बात करें CMRR की, इज ए मेजर ऑफ differential amplifier's ability to reject the signal common to both input while amplifying the difference between them। ठीक है, मतलब दोनों पर जो कॉमन सिग्नल है उसको रिजेक्ट करने का यहाँ पर काम करता है, और जो उनका डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई यहाँ पर करता है। इट्स एक्सप्रेस्ड इन द डेसिबल एंड इंडिकेट द डिवाइसेस क्वालिटी इन एलिमिनेटिंग अनवांटेड कॉमन मोड सिग्नल। यानी कि ये जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्वालिटी बताता है, क्या कि कितना अनवांटेड कॉमन मोड सिग्नल को वो रिजेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36 कि CMRR क्या होता है। पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है आप वो लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है ये भी आप लिख सकते हैं, तो जो आपकी मर्जी हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द BJT एंड JFET, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपको डिफरेंस यहाँ पर बताना है। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो BJT क्या होता है? BJT जनरली एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, जहाँ पर क्योंकि ये बाइपोलर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। 3 लेयर डिवाइस होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहीं पर JFET की हम बात करें तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इसमें क्योंकि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जो कि एक यूनिपोलर डिवाइस होती है, तो इसमें आपका या तो वर्किंग इलेक्ट्रॉन के कारण होगी या वर्किंग होल्स के कारण होगी, तो आप ये डिफरेंस बता सकते हैं। और जो चैनल्स की आप बात करते हैं या टर्मिनल्स की आप बात करते हैं तो ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो कुछ ये फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो BJT की अगर हम बात करें तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों यूज होते हैं। 3 लेयर होती है जिसको हम एमिटर, बेस और कलेक्टर बोलते हैं, और हाई करंट गेन होता है BJT का। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, तो ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, यूज आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स, इसी वजह से इसको यूनिपोलर बोला जाता है। यूनिपोलर डिवाइस होती है आपकी FET। ठीक है, और सिंगल चैनल दैट मीन्स सोर्स, ड्रेन और गेट, ये 3 टर्मिनल्स होते हैं। हाई इनपुट इम्पिडेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हाई करंट गेन होता है BJT में, यहाँ पर हाई इनपुट इम्पिडेंस रहता है। ठीक है, आई होप BJT और JFET का जो डिफरेंस है वो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन को। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। अगर आप स्टार्टिंग से सीरीज में बने हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। तो क्या डिफरेंस है एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन में,
ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप पहले भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं इसको। तो एवलांचे ब्रेकडाउन जो जनरली होता है वो कहाँ पर होता है, हायर वोल्टेज पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डोपिंग होती है वो लो डोपिंग होती है जीनर डायोड के मतलब जीनर ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में। जीनर ब्रेकडाउन वहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर हाई लेवल की डोपिंग होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, ठीक है, और यहाँ पर लोअर वोल्टेज के कारण ये जीनर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है क्योंकि डोपिंग हाई रहती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एवलांचा ब्रेकडाउन की बात करें तो अकर एट द हायर वोल्टेज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि हायर वोल्टेज रहेगा तो उसकी वजह से आपका, चूंकि हमारे पास जो डोपिंग का लेवल है वो लो होता है ना, तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यानी कि जो चार्जेस हैं उनका जो कोलिजन होगा वहाँ से यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर यहाँ पर बनना स्टार्ट होंगे, है ना। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। वहीं पर अगर हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करें तो अकर एट ए लोअर वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एक सेकेंड, ये वेरी हाई हम यहाँ पर लिखेंगे, वेरी हाई रहता है, और इस वजह से ड्यू टू द क्वांटम टनलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। और चूंकि ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स के हिसाब से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। आप चाहें तो वेव फॉर्म भी यहाँ पर दोनों की बना सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल आप अगर ये पॉइंट्स भी 3 एक्सप्लेन कर देंगे डिफरेंस के फॉर्म में तो इनफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर मैं बात करूं तो बोथ कॉजेज रिवर्स करंट टू इंक्रीज रैपिडली इन द सेमीकंडक्टर, मतलब चूंकि जो डायोड जब हम रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, यानी कि एनोड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, लुक्स लाइक दैट, अगर आप बात करें, क्योंकि ये एनोड है और ये कैथोड है, जब बैटरी के हम इसको निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो इट बिकम इन द रिवर्स बायसिंग। और इस सिचुएशन में रिवर्स करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती है सेमीकंडक्टर में, यही आपका ब्रेकडाउन कहलाता है, जो कि 2 टाइप का है, एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द 2 एप्लीकेशंस ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कोई भी 2 एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो जनरली अगर हम देखें तो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन जो है वो हम अपनी होल लाइफ में कर ही रहे हैं। जैसे हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में जो इंटरनेट है, इंटरनेट की जो सर्विस आपको मिल रही है वो सैटेलाइट के थ्रू मिल रही है। फिर आप टीवी जो देख रहे हैं घरों में बैठकर, टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो आप देख रहे हैं वो भी सैटेलाइट के माध्यम से हो रही है। आप तुरंत मैप खोल के जब आप कहीं जाते हैं तो सारी लोकेशंस आप पता कर लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द हेल्प विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आपसे 2 पूछी गई हैं। तो ग्लोबल पोजिशनिंग एंड नेविगेशन सिस्टम, यानी कि जिसको आप GPS बोल देते हैं, तो ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है। और नेक्स्ट वन इज द टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। जो टीवी आप देखते हैं, रेडियो का जो ब्रॉडकास्ट होता है वो सब आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पार्ट है, यानी कि उसकी एप्लीकेशंस है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 39 में भी कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पर्दा हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्हाट इज डोपिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द डोपिंग। डोपिंग क्या है, डोपिंग की क्या नीड है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर मैं डोपिंग की बात करूँ तो डोपिंग एक तरीके से मिलावट होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर देती है। और नीड क्या हुई? नीड डोपिंग की ये होती है जिससे कि हम इसमें मिलावट करके जो आपके सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है उसमें वेरिएशन कर सकें, ठीक है। जैसे मिलावट वाला दूध है, वैसे ही यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर में मिलावट कर देते हैं और उसका उद्देश्य है कि जो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है उसको हम वेरी कर सकें, उसमें हम वेरिएशन ला सकें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में टू मॉडिफाई इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए
इट्स नीड टू क्रिएट द एन चैनल एज वेल एज द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर चैनल। मतलब हमने किस तरीके की मिलावट की है उसके हिसाब से हमें एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल जाता है, विच आर असेंशियल फॉर मेकिंग द डायोड, जिसका यूज करके हम डायोड बनाते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम क्रिएट कर पाते हैं। और डोपिंग कंट्रोल द कंडक्टिविटी एंड द इनेबल द क्रिएशन ऑफ वेरियस सेमीकंडक्टर जंक्शन। और डोपिंग से ही हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करती है सेमीकंडक्टर के, और इसी वजह से हम इनेबल कर पाते हैं क्रिएशन ऑफ वेरियस सेमीकंडक्टर जंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप डोपिंग बहुत आसानी से अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आपको डायग्राम के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इधर हमने अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की तो ये पी टाइप बन जाएगा, इधर अगर मैंने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की तो ये एन टाइप बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक अंबुजा सीमेंट की दीवार बन जाएगी जिसको हम जंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, और वो पीएन जंक्शन के नाम से जाना जाता है, और ये आपका एक डायोड बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रडार क्या होता है, पहले तो आप ये बताइए, फिर उसकी कोई भी 2 एप्लीकेशन आप हमें लिखकर दिखा दीजिए। ठीक है, इतना ही यहां पर पूछा गया है। तो रडार की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का काम होता है रडार का, मतलब डिटेक्ट करना और उसकी रेंज को फाइंड आउट करना कि कितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका रडार का काम होता है। ठीक है, तो अगर हम रडार की बात करें तो रडार क्या है? रडार जो है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहलाता है। इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है दैट यूजेज रेडियो वेव्स। देखिए नाम में ही रेडियो डिटेक्शन आ रहा है ना, तो रेडियो वेव्स की हेल्प से डिटेक्ट करना और रेंजिंग करना, ये आपका इस सिस्टम रडार का काम है, टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डिटरमाइन देयर डिस्टेंस, स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि उसकी क्या डिस्टेंस है, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन है, मूवमेंट की हमारी तरफ है या हमसे दूर जा रहा है, तो ये आपका रडार कहलाता है। डिटेल में पढ़ने के लिए किसी भी टॉपिक को आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगभग 75+ वीडियोज़ हैं पूरी 5 यूनिट्स की, तो वहाँ पर जाकर आप किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसकी 2 एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पहली एप्लीकेशन है वेदर फोरकास्टिंग। जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो आपकी रडार की हेल्प से की जाती है, डिटेक्टिंग द प्रिसिपेशंस एंड स्टॉर्म सिस्टम। इनको डिटेक्ट करके वेदर फॉरकास्टिंग आपको प्रोवाइड कराता है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी आपका रडार की हेल्प से किया जाता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर हमला करती है तो वो कहती है कि हमें इस तरीके से जाना है कि हम उस कंट्री के रडार की रेंज में ना आए, उस रडार की रेंज से हम बाहर से किसी तरीके से उसके अंदर एंटर कर जाएं, जिससे कि उसको पता नहीं चलेगा, है ना। मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट पोजीशंस एंड द मोमेंटम, तो ये आपकी 2 एप्लीकेशंस हो जाती हैं रडार की। आपको अगर कोई और एप्लीकेशंस याद हैं तो आप वो लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर पहुंचते हैं। ये 41 तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और आप इन क्वेश्चंस का एन्जॉयमेंट ले रहे होंगे, और कहीं ना कहीं ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग और आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने का काम कर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन द डायोड। डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है डायोड में, ये यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो जनरली होता क्या है, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम डोपिंग कराते हैं, तो डोपिंग कराकर हमें एक तरफ P मिल जाता है जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, और एक तरफ N मिल जाता है, और इनके बीच में एक अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी हो जाती है। तो जब ये दीवार खड़ी हो गई तो अब यहाँ पर सेपरेशन हो गया दोनों के बीच में। चूंकि यहाँ पर होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। तो फिर क्या होना स्टार्ट होता है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने की कोशिश करते हैं। अब जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे तो जो यहाँ पर
मेजॉरिटी है वो इधर भागना चाहेगी, जो यहाँ पर है वो इधर भागना चाहेगी। तो जंक्शन के अक्रॉस ये एक दूसरे से रिकम्बाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये रिकम्बाइन होंगे तो इधर जाकर ये इसके साथ रिकम्बाइन हुए तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर देते हैं, और ये इधर निगेटिव आयंस क्रिएट कर देते हैं। तो जब एक तरफ पॉजिटिव जंक्शन के जहाँ की एन टाइप है और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पर पी टाइप है जहाँ पर होल्स की मेजॉरिटी है, उधर निगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं जंक्शन के अक्रॉस। तो दैट मीन्स जो फर्दर मोमेंटम है इन आयंस का, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का, तो वो स्टॉप हो जाता है ड्यू टू द ये जो पोटेंशियल आपका क्रिएट हुआ है जंक्शन के अक्रॉस, और इसी को आप डिप्लीशन लेयर बोल देते हैं, यानी कि ये आपका डिप्लीशन लेयर कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिप्लीशन लेयर क्या होती है। चलिए इसको अब हम देख लेते हैं थ्योरी में आप कैसे लिखेंगे। द डिप्लीशन लेयर इन ए डायोड फॉर्म व्हेन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंट। जॉइंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप फेविकॉल से या फेविस्टिक से चिपका रहे हैं, है ना, या फिर आप इसको फेविकॉल से चिपका रहे हैं, मजबूत जोड़ दे रहे हैं, नहीं। हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उसमें आप दोनों तरफ डिफरेंट डोपिंग कराते हैं, तो एक तरफ N बन जाता है, एक तरफ P बन जाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब हमने N और Pn यानी कि एक जंक्शन क्रिएट कर लिया, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द N साइड डिफ्यूज टू द P साइड, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी है और P में माइनॉरिटी है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स N साइड से डिफ्यूज होते हैं P साइड और लिविंग द पॉजिटिव आयंस बिहाइंड, और वहां पर फिर पॉजिटिव आयंस जंक्शन के बिहाइंड, जंक्शन के क्रॉस वो छोड़ जाते हैं। व्हाइल द होल्स फ्रॉम द P साइड डिफ्यूज टू द N साइड, वैसे ही होल्स जो हैं P साइड से N साइड की तरफ डिफ्यूज होते हैं और वो निगेटिव आयंस छोड़ जाते हैं जंक्शन के अक्रॉस। तो उस वजह से एक एरिया डिप्लीटेड हो जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, फर्दर वो आपके इस प्रोसेस को स्टॉप कर देती हैं, क्योंकि आपका जंक्शन के अक्रॉस पॉजिटिव एन टाइप पर और निगेटिव पी टाइप की तरफ लेयर बन जाती है, या आयंस इकट्ठा हो जाते हैं जो फिर आगे फर्दर मोमेंटम को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर हुआ। अब अगर आपसे डिप्लीशन लेयर पूछी जाती है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को या किसी की वर्किंग को लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको डिप्लीशन लेयर एक्सप्लेन करना होगा, तो ये आपको इनफ है वहाँ पर भी वर्किंग में एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 से पर्दा हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि व्हाट इज द या एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द डायोड। डायोड पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो डायोड पर अगर मैं बात करूं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के पेयर क्रिएट हो जाते हैं, है ना, हीट अप होने की वजह से, जिससे कि फॉरवर्ड वोल्टेज तो ड्रॉप होता है, लेकिन रिवर्स ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और लीकेज करंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हुआ। तो दैट मीन्स टेम्परेचर के 3 से 4 पॉइंट्स आप जो इफेक्ट डायोड पर होते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द डायोड, डायोड पर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है या डिक्रीज होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी डिक्रीज होता है, लेकिन लीकेज करंट इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि लीकेज करंट इंक्रीज होता है और रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है, जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो दोनों डिक्रीज होते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जो आपके टेम्परेचर के डायोड पर देखने को मिलते हैं, आपके ये इफेक्ट्स। ठीक है, और आगे दीज इफेक्ट्स आर ड्यू टू द इंक्रीज्ड थर्मल एनर्जी कॉजिंग मोर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेशन एंड हायर कैरियर मोबिलिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है डायोड का तो उनकी जो मोबिलिटी है, मूव करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का जो पेयर जनरेशन है, पेयर्स की जनरेट होने की जो एबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स टेम्परेचर्स के डायोड पर। क्लियर। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बीजेटी एंड जेएफईटी। आई थिंक हमने अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन जब हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से उठाए तो वहां से कितने क्वेश्चन आपको रिपीट होकर मिल रहे हैं, ये खुद आप यहां से एक जो क्या कहते हैं ना ट्रिक, वो यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं, या फिर लैंग्वेज कैसे चेंज करके वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्वेश्चंस पूछने का, वो आपको क्लियर हो सके बहुत ही आसानी से, है ना, कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, और इससे आप एक स्ट्रेटेजी बना सकें कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है अपनी फर्दर सब्जेक्ट की। ठीक, तो चलिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वही 4 पॉइंट्स के हिसाब से। ये बीजेटी जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और बीजेटी जो होता है वो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के ऑपरेशन यानी कि उनके मोमेंटम के कारण इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है। 3 लेयर एमिटर बेस कलेक्टर होते हैं, मतलब 3 टर्मिनल्स होते हैं, और हाई करंट गेन होता है। वहीं पर जेएफईटी जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इसमें आप या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स की वजह से ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, और जो चैनल मतलब जहाँ यहाँ पर जो टर्मिनल्स होते हैं वो सोर्स, गेट और ड्रेन होते हैं। हाई इनपुट इम्पिडेंस इसका होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 था, जो कि हम 2 से 3 बार इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा और बहुत आसानी से आप इसको एग्जाम में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके आएंगे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। तो ये आज की इस सिंघम श्रृंखला नहीं है यहाँ पर, ये वो फिजिक्स में हमने कवर अप की थी। ये आपका जो भोकाल श्रृंखला हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए स्टार्ट की थी, उसका लास्ट क्वेश्चन था पार्ट नंबर 4 का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। कोई भी सजेशन आपका है, कहीं पे किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रॉब्लम लगती है, एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम लगती है, तो एज ए सजेशन, एज ए फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। चाहे फीडबैक निगेटिव हो, चाहे फीडबैक पॉजिटिव हो, देयर इज़ नो मैटर। आपको जैसा भी यहाँ से लगता है, पूरी वीडियो को देखकर, क्वेश्चंस को एनालाइज करके, उनकी एक्सप्लेनेशन को एनालाइज करके, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, और वो कैसे पहुंचा सकते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, जिससे कि सभी बच्चे लाभ उठा सकें वीडियो का। और अगर उनको कोई किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आ रही है तो वो सारे डाउट्स उनके यहाँ पर क्लियर हो जाएं, और एक शॉर्ट टाइम पीरियड में वो अच्छी प्रिपरेशन अपने सब्जेक्ट की कर सकें, जिससे कि उन्हें एग्ज़ाम हॉल में जब आप वो एग्ज़ाम देने बैठें इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको हमसे कोई हेल्प लेनी है स्टडी से रिलेटेड, तो 8273708952 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेशक आराम से। कोई भी अगर समस्या आपको स्टडी करने में आ रही है, स्टडी प्लान बनाने में आ रही है, तो आप यहाँ पर हमसे डिस्कस करें, आपका सॉल्यूशन उस चीज़ का प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।